हम आपको ये बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। उसके बाद क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताते हैं। जुलाई 2023 में बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे, लेकिन बाद में जेडीयू और आरएलडी जैसे दल अलग हो गए। हालांकि इसके बाद भी इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, एनसीपी शरद पवार वाली, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां रही। लेकिन इसके अलावा कई छोटे क्षेत्रीय पार्टियां भी इस गठबंधन का हिस्सा रही। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार से लेकर बंगाल, पंजाब तक गठबंधन में शामिल पार्टियों में लड़ाई देखने को मिली। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या था, जिस कंफ्यूजन का हम जिक्र कर रहे हैं? कंफ्यूजन ये था जो जनता के लिए था, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी सरकार को मिला कि आप पंजाब में एक साथ नहीं हैं, लेकिन दिल्ली में आप अलायंस में हैं। आप अदरवाइज अलायंस में हैं, लेकिन बंगाल में आप अलायंस में नहीं हैं। आप वैसे तो इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे हैं, लेकिन केरला में आपका मूड कुछ और है। तो जनता का यह सवाल था कि ऐसा क्यों? जब आप साथ हैं तो आप साथ हैं। अब इसकी वजह हम आपको बताते हैं कि ये लड़ाई, ये खींचतान देखने को क्यों मिली। चुनाव से पहले संयोजक ना बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए और इंडिया ब्लॉक से अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी चुनाव के बाद भी आमने सामने हैं। यूपी में अखिलेश यादव तो साथ आए, लेकिन मायावती ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाई और जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ चले गए। अब दिल्ली में कांग्रेस आप साथ लड़े, लेकिन पंजाब में दोनों अलग थे। कश्मीर में भी गठबंधन बिखरा बिखरा नजर आया और अभी भी पीडीपी एनसी जो साथ नहीं है, पीडीपी एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ है, जबकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे अभी के चुनाव में। तो वहीं अब वापस मैं आपको केरल 2024 के लेके चलती हूँ कि केरल में भी वामपंथी पार्टी भी गठबंधन में शामिल होकर अलग अलग चुनाव लड़ी। इसी वजह से कहने वाले कहते हैं कि ये साथ तो सिर्फ सत्ता के लिए है और इन दलों को ना तो जनता से मतलब है और ना ही जनहित से। ये हम क्यों कह रहे हैं, एक बार फिर आपको बताएं। सब इंडिया गठबंधन की पार्टी एकजुट हुए किसी लक्ष्य के लिए। लक्ष्य क्या है? ये सवाल है राहुल गांधी से। लक्ष्य क्या है? आप जनता के मुद्दे मुखर तरीके से बात करते हैं। आपका लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने का, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य होना चाहिए 140 करोड़ लोगों के लिए, उनके हित के लिए। केवल और केवल नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करके खुद सत्ता पे काबिज होने का है। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि वो अपने दम पर सत्ता में काबिज कर सकते हैं। पंजाब में आपको ऐसा नहीं लगता था, इसलिए आपको समर्थन की और सहयोग की जरूरत थी। यानी कि जहां आप सक्षम हैं वहां आपको जरूरत नहीं है और जहां आप सक्षम नहीं है वहां आपको जरूरत है। तो ये तमाम बातें आपको ले जाती हैं केवल और केवल सत्ता ही आपका लक्ष्य है। खैर, ये तो रही चुनावी बसात। लेकिन कर्नाटक में भी हालांकि ऐसा नहीं है जो हम आगे बात करने जा रहे हैं। कर्नाटक में सत्ता में होकर भी कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर नहीं आ रही। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मतभेद सबको पता है। दिग्गज कांग्रेसी नेता शन्नूर शिव शंकरप्पा ने भी ये कहकर हलचल बढ़ा दी कि अगर मुख्यमंत्री बदलने की कोई संभावना होती है तो वो सीएम बनने को तैयार हैं। यानी दिल की इच्छा जुबान पर आ गई। सोचिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां भी अंदर खाने लोग मुख्यमंत्री बनने को बेच रहे हैं। तो फिर ये कैसी एकजुटता है? अब हरियाणा का हाल देख लेते हैं। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा वहां एक दूसरे को चुनावी रण में आंखें दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस इस चुनाव में कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही है, लेकिन दो दिग्गजों के आमने सामने आने से ये मजबूती कम होती है। कुमारी शैलजा ने तो ये तक कह दिया कि वो दलित समाज की हैं, तो क्या हुआ, दलित समाज का सीएम नहीं बन सकता। अब चुनाव से पहले ही इस तरह का बिखराव होगा तो वोटर तो यही समझेगा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। लेकिन एक बार फिर हम ये नहीं कह रहे कि ये इंटरनल लड़ाई बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में ये इंटरनल लड़ाई राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, छत्तीसगढ़ में थी और हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी है। राजनीतिक दलों में लड़ाई होती है, पर क्योंकि आज हम राहुल गांधी के उन बयानों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो एकजुटता, लक्ष्य, विजन की बात करते हैं, तो हम उनको बताना और उनसे पूछना चाहते हैं
तो अब झारखंड का जिक्र कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां भी जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर खींचतान होना तय है। जम्मू कश्मीर में एनसी और पीडीपी एक दूसरे के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र की स्थिति आपके सामने है और कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जिससे कि ज्यादा सीटों पर जो जीत कराएगा वो मुख्यमंत्री की सीट का दावेदार होगा। इसको लेकर सभी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं और इसकी ये खींचतान अब जारी है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन के दलों का लक्ष्य क्या है, वो किस मकसद के लिए साथ हैं? क्या सिर्फ मोदी विरोध के लिए, क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्या सिर्फ वोट के लिए? ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद संसद में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है, लेकिन जब सत्ता की असली लड़ाई शुरू हुई तो वो एक दूसरे के साथ सिर्फ फुटबॉल में व्यस्त हो गए। और ये तस्वीर और उनके बयानों को जानते भी, और ये तस्वीरें और उनके बयान जनता भी देख रही है, जो शायद अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में जनता ने अब बयान देने बंद कर दिए, रिएक्शन देना बंद कर दिया है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, लेकिन वो अपनी बारी जब वोट करने की आती है तब वो सब कुछ बता देती है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में इसे चखा है और जब 240 का आंकड़ा आया तो भारतीय जनता पार्टी से समझी और अब जरूरत है कि कांग्रेस समझे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पब्लिक का पंच गठबंधन के इन दलों को अगर सत्ता के करीब पहुंचा सकता है तो सत्ता से दूर भी कर सकता है। सवाल यह है कि कांग्रेस ये मान रही है कि हरियाणा में वो सत्ता काबिज करेगी, लेकिन इस तरह का सिर्फ फुटबॉल कहीं ना कहीं आपको सत्ता से दूर कर सकता है। और उससे बड़ी बात, यह आज का पूरा विश्लेषण इसलिए था कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी मोहब्बत बांटने का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी एकजुटता का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी देश की अखंडता और एकता की बात करते हैं। तो राहुल जी, सबसे पहले चीजें अपने घर से शुरू होती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बातें आप पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से शुरू करके आगे लेकर जाएंगे।